हेलो। कैसे हो? हाँ, निश्चित तौर पर ये आप अच्छी पढ़ाई कर रहे होंगे, आप अच्छे से होंगे, ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ। आज हम शुरुआत कर रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं। आपके साथ एक लंबी यात्रा हो हमारी, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। शुरुआत कर रहे हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट से, लोक प्रशासन विषय के रूप में। और इस विषय के साथ में आपकी यात्रा शुरू हो इससे पहले मैं थोड़ा सा मेरा अपना इंट्रोडक्शन आपसे शेयर करता हूँ। इंट्रोडक्शन इसलिए भी ज़रूरी है कि जिस शिक्षक से आप बात कर रहे हैं, जिसको आप शिक्षा ग्रहण करोगे, इसके साथ साथ में उसके साथ एक समय भी व्यतीत करोगे। एक नॉर्मल इंट्रोडक्शंस आपको भी पता होना चाहिए और आपका ये अधिकार भी बनता है। मैं CB यादव, मेरा नाम जो ज़्यादातर जाना जाता है, लोग जानते हैं वो CB यादव के रूप में जानते हैं। आ, राजस्थान विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में शिक्षक हूँ, बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। इससे पहले एक लंबी यात्रा रही है पढ़ने की, पढ़ाने की, टीचर के रूप में, सिविल सर्वेंट के रूप में। तो इससे पहले मैं राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित हुआ, 2 साल सर्विस की। उससे पहले लेक्चरर रहा, उससे पहले भी 2-3 सर्विसेज और की है। लेकिन एक चीज़ सबसे महत्वपूर्ण रही है, वो ये रही है कि लगभग 15 सालों से सिविल सर्विसेज, नेट, जो इस तरह की जो हायर एग्ज़ाम्स मानी जाती है, उनकी तैयारी करवाने के साथ में ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत लंबा दौर तैयारी करने में भी गया है। अलग अलग सेगमेंट में तैयारी की है, कभी फेल हुए, कभी पास हुए। तो ये जीवन की यात्राएं जिससे आप लोग गुजर रहे हो, निश्चित तौर पर ही इस प्रकार की यात्राओं से मैं भी गुजरा हूँ। जो सब्जेक्ट पे आते हैं हम लोग, उससे पहले थोड़ा सा और अब आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ मैं। मेरा मूल रूप से बैकग्राउंड साइंस बैकग्राउंड रहा है। साइंस बायोलॉजी ये सब्जेक्ट 12th में रहा, ये BSc रही। और साइंस बायोलॉजी में मैं बहुत टॉपर स्टूडेंट, गोल्ड मेडलिस्ट रहा। लेकिन उसके बाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी का दौर चला, UPSC की तैयारी की, RS में सिलेक्शन हुआ, UPSC की इंटरव्यूज़ दिए। एक लंबा दौर चला, बहुत सारे स्टूडेंट को, हज़ारों हज़ारों स्टूडेंट्स को सेलेक्ट हुए, पढ़े। तो एक लंबा दौर, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट निश्चित तौर पर ही कहीं ना कहीं आपकी जीवन की यात्रा में कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट के रूप में, एक सहपाठी के रूप में ज़रूर साथ रहा होगा, ऐसी भी मैं अपेक्षा रखता हूँ। तो ये रहा। लेकिन उसके बाद में पूरी सोशल साइंस सेगमेंट में आए, और एक आपके लिए थोड़ी सी कि ये बात प्रेरणादायक हो सकती है, आप प्रेरणा ले सकते हो। हालांकि मुझे कोई उसमें कोई बहुत बड़ा अजीबोगरीब नहीं लगता है, ना मैं उसे अपने आप को कुछ शो करने के लिए प्रदर्शित कर रहा हूँ। बाकी साइंस से आकर के 3 सब्जेक्ट में मेरा PG रहा, 3 सब्जेक्ट में नेट JRF रहा। यूनिवर्सिटीज़ में भी 2 सब्जेक्ट में मैं स्क्रूटनिंग में आता हूँ। तो ये सारी चीज़ें इसलिए है, लेक्चरशिप में भी एक से ज़्यादा सब्जेक्ट मैंने क्वालिफाई किए हैं। 3 सब्जेक्ट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस और फिलोसफी। ये सोशल साइंस के सब्जेक्ट रहे। तो एक आपके लिए थोड़ा सा मैं ये कह सकता हूँ कि एक मल्टी डिसिप्लिन रही है। तो जब मैं किसी सब्जेक्ट में बात करता हूँ तो मल्टी डिसिप्लिन चीज़ आती है। आज मुख्यतः बहुत सारे जो नेशनल न्यूज़पेपर है, उसमें जो एडिटोरियल पेज होते हैं उनमें है, मीडिया में बेसिकली एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में एक भूमिका रहती है। हाँ, उसकी वजह है कि मैं आज यूनिवर्सिटी में, उसकी इसी वजह से लोग आज बुलाते हैं और साथ में पढ़ता लिखता होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शंस बताया है। आज सीधा ही टॉपिक पे आते हैं बिना कोई समय गवाए। आज का हमारा टॉपिक हम लेंगे, वो लेंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, लोक प्रशासन। और इस विषय का जो पहला पॉइंट हम शुरू करेंगे वो मीनिंग से ही करते हैं। हर सब्जेक्ट में मीनिंग है, क्षेत्र है, प्रकृति है, महत्व है। जैसे हर सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं, वैसे ही इस सब्जेक्ट की भी हम शुरुआत कर रहे हैं। और हम लिख देता हूँ कि आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है, लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा अर्थ। तो निश्चित तौर पर ही ये जो है
सब्जेक्ट हम जो है इसको ले लेते हैं और उसमें भी पहला हम क्या रखेंगे, अर्थ रखेंगे निश्चित तौर पर। थोड़ा सा मैं आपसे, हर टीचर का अपना एक वे ऑफ टीचिंग होता है, बात करने का तरीका अलग होता है। वो स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहता है, समझाना चाहता है, उसका अपना एक मेथड होता है। डियर स्टूडेंट, मैं आपसे थोड़ा सा इसमें आग्रह करूँगा कि मेरा भी अपना एक मेथड है जिसमें मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स को किस तरह से मैं बताऊँ। कुछ कमिटमेंट मैं कर सकता हूँ आपसे कि मैं आपसे जो बात करूँगा, आपसे जो टीचिंग कराऊँगा, उसमें एक तो बहुत सहजता होगी और दूसरी चीज़ ये होगी कि मैं आपको किसी भी चीज़ को जितना सरल हो सकता है, किताबी भाषाओं में, जटिलताओं में न जा कर के, जिस सब्जेक्ट को मैं जीता हूँ उस रूप में आपको बहुत सहज और सरल तरीके से आप तक वो आपके मनो मस्तिष्क तक जाए और आपके व्यक्तित्व का एक अभिन्न हिस्सा बन जाए। इसलिए आपके आसपास के उदाहरणों से बहुत सरल भाषा में उससे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट का सरल होने के बाद में और उस सब्जेक्ट से गहरा लगाव होने के बाद में, उस सब्जेक्ट से मैं कहूँ कि प्रेम होने के बाद में, आगे की यात्रा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी इंडिविजुअल व्यक्ति खुद की खुद भी तय कर सकता है। परफेक्शन की कोई सीमा नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिन सब्जेक्ट को मैं पढ़ता हूँ, सालों सालों से पढ़ाते हुए हो गया, लेकिन मुझे कोई कहता है तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आई एम स्टूडेंट ऑफ फला फला सब्जेक्ट। ये इसलिए है क्योंकि स्टूडेंट ही जो है उसमें एक जिज्ञासा होती है और वो भूख मेरी कभी शांत नहीं हुई। तो ये कहना कि किसी सब्जेक्ट पे एब्सोल्यूट सब कुछ मैंने बता दिया है तो उसका फिर एंड पॉइंट ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत सारी चीज़ें एनालिटिकल, बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कशन होगा और आपको कुछ संतुष्टि और कुछ असंतुष्टि के साथ में क्लास को ख़त्म करेंगे। आप कहोगे कि असंतुष्टि क्यों? क्योंकि एनालिटिकल चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी भी बताऊंगा जहां आपको जाने में बहुत दिक्कतें आएगी। आप सोचोगे अच्छा अच्छा इतना पढ़ना पड़ता होगा, तो उससे एक हल्की सी असंतुष्टि भी छोड़ के जाऊंगा जिससे आप और आगे बढ़ने में आपको वो चीज़ मदद करे। तो मैं मेरे सब्जेक्ट पे बात करता हूँ। लोक प्रशासन का हम अर्थ लेते हैं। सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट का अर्थ लेते हैं। देखिए, जब मैं इसके अर्थ की बात कर रहा हूँ तो ये शब्द ही अपने आप में अंग्रेजी में तो है ही, लेकिन अंग्रेजी भी लिखेंगे। इस शब्द के दो शब्द साफ साफ दिख रहे हैं। एक शब्द है लोक और एक शब्द है प्रशासन। निश्चित तौर पर ही आपको दो शब्द ये दिखाई दे रहे होंगे। तो हम लोक प्रशासन में दो शब्द देखें, अंग्रेजी में भी पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन, जो अभी हम और इसको देख लेंगे। इसको हम कह देते हैं पब्लिक और इसको हम कह देते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेलिंग पे भी थोड़ा सा आप ज़रूर गौर कीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इनमें बहुत सारी गलतियां करते हैं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट में उस सब्जेक्ट की स्पेलिंग अगर गलत लिखे तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत होती है। और जनरली मैंने देखा है मेरे एक टीचर के दौर में कि स्टूडेंट बेसिकली मूल सब्जेक्ट की स्पेलिंग भी गलत लिख देते हैं। तो ADMINISTRATION एडमिनिस्ट्रेशन। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन दो शब्दों से बना है। अब आप देखिए, इसमें जो मूल शब्द है वो मूल शब्द है एडमिनिस्ट्रेशन। इस एडमिनिस्ट्रेशन से पहले पब्लिक लग गया, लोक लग गया, तो एक बन गया। इससे पहले और भी बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। जैसे इससे पहले निजी लग जाए तो हम कह देते हैं निजी प्रशासन। अगर इससे पहले हम कहें कि स्कूल तो हम कह देते हैं स्कूल प्रशासन, या कह देते कि कॉलेज तो हो जाता है कॉलेज प्रशासन। या इससे पहले अगर मान लीजिए कि अस्पताल हॉस्पिटल शब्द लग जाए, अगर अंग्रेजी हम कहें हॉस्पिटल शब्द कह दें इसको, तो ये हो जाता है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। तो जैसे डिस्ट्रिक्ट शब्द लग गया तो हम कह देते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। इसीलिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को भी समझने से पहले, मतलब इस मूल शब्द को समझने से पहले, आपको एडमिनिस्ट्रेशन की मतलब प्रशासन के शब्द की जो है एक यात्रा तय करनी पड़ेगी। और वहीं से हम भी शुरू करेंगे कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बाद में आइए। और यही तकाजा होता है, पहले आप समझोगे एडमिनिस्ट्रेशन क्या है और इसके बहुत सारे डायमेंशन हम देखेंगे। उसके बाद में हम सीधा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पे बहुत कम समय में ही उसको समझने में सक्षम होंगे। इसीलिए हम जो नेक्स्ट जो है हमारी जो है इसको समझे तो हम कहाँ पे आना चाहेंगे? हम आना चाहेंगे कि हमें ये पता लगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, लोक प्रशासन क्या में प्रशासन क्या है। अगर हम इस शब्द को देखें तो
यहाँ किसी भी शब्द की जब बात की जाती है तो पहले उसका शाब्दिक अर्थ पे बात होती है। शाब्दिक अर्थ में हमारे पास दो शाब्दिक अर्थ हो गए, एक तो हिंदी का है और दूसरा क्या हो जाएगा, अंग्रेजी का हो जाएगा, जिसमें हम क्या कहेंगे कि इसका भी हम देखेंगे कि इस अंग्रेजी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। तो दोनों शब्दों के पहले हम देखेंगे, वो देखेंगे शाब्दिक अर्थ में जाएंगे। अब शाब्दिक अर्थ की बात करते हैं तो पहले इसका शाब्दिक अर्थ देखें कि यहाँ क्या है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो शब्द आपको दिख रहे होंगे, एक है प्र प्लस शासन। अगर हम शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, प्र प्लस शासन, यहाँ प्र क्या है, प्र उपसर्ग लगा हुआ है। आप कहोगे कि प्र क्या है सर, ये तो उपसर्ग लगा हुआ, लेकिन प्र उपसर्ग जिस भी शब्द के आगे लगता है वो क्या भावार्थ देता है। जैसे और कुछ शब्द सोचोगे कहीं भी, जैसे कोई अन्य शब्द सोचिए, आप देखिए प्रगति, तो प्र उपसर्ग लगा। तो इसी तरह से प्रशासन, प्र उपसर्ग लगा। जहाँ जहाँ स्टूडेंट, आप हिंदी वाले टीचर से ज़्यादा पूछोगे, लेकिन इतना तो मैं भी आपसे, चूँकि सब्जेक्ट है तो मैं आपसे ये डिस्कशन कर लेता हूँ, और आप भी इसे हिंदी की डिक्शनरी में देखना कि जहाँ जहाँ प्र उपसर्ग लगता है उसका जो मतलब होता है वो मतलब होता है श्रेष्ठ। मतलब अगर हम हिंदी शब्द प्रशासन के शाब्दिक अर्थ में जाएं तो अर्थ निकलता है श्रेष्ठ शासन, मतलब अच्छा शासन, या और सरल शब्दों में कहें तो अच्छा वाला शासन। लेकिन ये तो शब्द का अर्थ है, और स्टूडेंट शब्द का अर्थ उस वास्तविक अर्थ की अभिव्यक्ति करे ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये शब्द का अर्थ है। कई बार स्टूडेंट ऐसा करते हैं कि शब्द के अर्थ को ही वास्तविक अर्थ मानते हुए जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स होते हैं उनमें आंसर ढूंढने लग जाते हैं। नहीं नहीं, या रिटर्न एग्जाम्स होती है तो उसमें वो अर्थ लिख देते हैं। ये शब्द के अर्थ बता रहे हैं, किसी भी टॉपिक में हम जानते हैं भाई इस शब्द का अर्थ क्या है। दूसरी तरफ तो इसका मतलब हुआ श्रेष्ठ शासन, एक ऐसी शासन की व्यवस्था जो बहुत अच्छी हो, उसे हम प्रशासन कहते हैं। एक शब्द का अर्थ निकला है। लगे हाथ हमको अंग्रेजी में भी देख लेना चाहिए कि अंग्रेजी में एडमिनिस्ट्रेशन का क्या अर्थ है। स्टूडेंट बेसिकली अंग्रेजी में जो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द है ये लैटिन लैंग्वेज से आया है। आप कहोगे कि लैटिन लैंग्वेज में भी क्या एडमिनिस्ट्रेशन ही कहते हैं? नहीं, लैटिन लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कहते हैं। लैटिन लैंग्वेज में इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है एडमिनिस्ट्रेटर। आप ऊपर वाली और नीचे वाली स्पेलिंग में गौर कीजिएगा कि क्या अंतर है, और ये जरूरी है, यहाँ सवाल पूछते हैं। यहाँ पे आप देखोगे ADMINISTRA, यहाँ तक तो कॉमन है, इसमें भी TRA। आप देखिए इसमें क्या हो गया TION, और इसमें क्या हो गया RE। मतलब शब्द में बारीकी सी चीज़ें पता हो। कई बार बारीकी से हमेशा माइक्रो स्टडी होनी चाहिए जब आप पहले देख रहे हो, और मैं कम से कम पहले आपको माइक्रो स्टडी पे ही लेके जाऊंगा। तो एडमिनिस्ट्रेशन शब्द लैटिन लैंग्वेज के एडमिनिस्ट्रेटर शब्द से व्युत्पन्न हुआ है। अंतर क्या है, TION की जगह RE लगा हुआ है। अब आप कहोगे कि ये क्यों बता रहे हो, इसका भी तो कोई शाब्दिक अर्थ होगा। निश्चित तौर पर इसका भी कोई शाब्दिक अर्थ होगा। एडमिनिस्ट्रेशन का जो शाब्दिक अर्थ है वो लैटिन लैंग्वेज में एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, और उसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है, एक तो अर्थ निकलता है वो निकलता है टू मैनेज, मतलब प्रबंधन करना। और दूसरा जो शाब्दिक अर्थ निकलता है वो निकलता है टू सर्व, मतलब देखभाल करना, सेवा करना। ये लैटिन लैंग्वेज में इसका शाब्दिक अर्थ निकला। एक टू मैनेज, टू सर्व, मतलब ऐसी गतिविधियां जहां व्यवस्था की जाए, प्रबंधन किया जाए, और जिसमें देखभाल करने का भाव हो। लेकिन अभी मैंने जैसे पहले कहा था ना कि ये मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूँ, ये कोई ज़रूरी नहीं कि वास्तविक अर्थ के नज़दीक हो या वास्तविक अर्थ हो।
वास्तविक अर्थ के नज़दीक तो हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में वास्तविक अर्थ जो होता है वो फिर बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग डेफिनेशन से, बहुत सारे विद्वानों के अलग अलग जो विचार आते हैं, फिर उसके बाद में एक विचार का निर्माण होता है। इसीलिए इसी प्रकार से बेसिकली जो शाब्दिक अर्थ था, जब बात इस बात पे आई कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसका एक्चुअल में मीनिंग क्या हो, जब सवाल यहाँ आया तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के या मैनेजमेंट के जो लोग, जो विद्वान थे, उन्होंने अलग अलग बातें कही। किसी ने कहा जैसे ये बहुत सारी चीज़ें मिलेगी और ये लिखित में दी जाएगी, मैं थोड़ा सा कोशिश करूँगा कि इसकी जो है एक छोटी पीडीएफ आपको दे। किसी ने कहा कि जैसे ग्लेडन कहता है, नहीं ये साइमन कुछ अलग बात कहेगा, लूथर गुलिक ये कहेगा, लेकिन कोई कहता है कि जो संगठन के भीतर मानवीय सामग्री है उनको व्यवस्थित और प्रबंधित करने का नाम ही प्रशासन है। किसी ने कहा कि किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो मानवीय सामग्रियाँ, ये जो मानवीय गतिविधियाँ होती है वही प्रशासन है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से इसको डिफाइन किया, लेकिन 50 लोग 50 तरीके से परिभाषित करते हैं, उससे तो लोग प्रशासन या प्रशासन जो शब्द है वो नहीं समझा जा सकता। इसीलिए उन अलग अलग 50, 100, 20, 30 जितने लोगों ने बात किया, उनको सबके पढ़ने के बाद में, सबके विचारों को जानने के बाद में एक कंक्लूजन पे कैसे पहुँचे, तो उसी कंक्लूजन तक जब हम पहुँचते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासन की परिभाषा में कुछ चीज़ें निकल कर के सामने आती है और उसी के आधार पे इसकी समझ विकसित होती है। कुछ चीज़ें क्या समझ में आती है, कुछ चीज़ें ये समझ में आती है कि बेसिकली ये प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है, ये प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें एक बात तो ये निकल के आती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। पहली चीज़ ये निकल के आती है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मानवीय गतिविधियों का नाम है। एक चीज़ निकल के आती है कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी जानवर की गतिविधियां हैं तो उसे हम प्रशासन नहीं कह सकते। ऐसा नहीं कह सकते देखिए वो भेड़ का झुंड जा रहा है तो ये भेड़ों का प्रशासन है, नहीं है। जानवर की गतिविधियां प्रशासन नहीं हो सकती, एक्टिविटीज होगी और मानवीय होगा। इसका मतलब ये भी है कि किसी मशीन की गतिविधि है, वो मशीन की गतिविधि भी प्रशासन नहीं हो सकती। मतलब प्रशासन किसकी गतिविधि होगी, प्रशासन मानवीय गतिविधियां होगी। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठेगा, यहाँ पे आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि सर अगर मानवीय गतिविधियां प्रशासन है तो मैं या आप मुझे कहोगे कि सर आप जो टीचिंग करवा रहे हैं क्या वो भी एक एडमिनिस्ट्रेशन है। निश्चित तौर पर ही मैं टीचिंग करवा रहा हूँ, कभी आगे आ रहा हूँ, कभी बोर्ड पे लिख रहा हूँ, तो वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन ही होगा, क्योंकि ये भी तो एक मानवीय गतिविधि है। मैं कहूँगा सोचना पड़ेगा, इसमें कुछ दिक्कतें हो सकती है, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। आप कहोगे कि सर ये रोड के ऊपर जो व्हीकल जा रहे हैं और लोग चला रहे हैं, कितने लोग ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई पैदल चल रहा है, वो भी तो एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो भी तो मानवीय गतिविधि है। आप कहोगे कि देखिए वहाँ दंगा हो रहा है, उसमें बहुत सारे लोग दंगाई जो है बहुत सारे उपद्रव कर रहे हैं, वो भी तो मानवीय गतिविधि है। आप कहोगे कि देखिए वो किसान खेत में काम कर रहा है, वो भी तो मानवीय गतिविधि है। आप कहोगे कि देखिए मम्मी जब रसोई में काम करती है तो वो भी तो मानवीय गतिविधि है। तो क्या सारी मानवीय गतिविधियाँ एडमिनिस्ट्रेशन है? निश्चित तौर पर ही आपके ये सवाल उठना चाहिए। मैं आपसे कहूँगा कि सारी गतिविधियाँ ही अगर प्रशासन होती तो फिर प्रशासन की परिभाषा ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इसीलिए प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन सभी मानवीय गतिविधियों का नाम नहीं है, बल्कि उन चुनिंदा मानवीय गतिविधियों का नाम है जिसमें दो खास बातें या दो विशेषताएं या दो करैक्टरिस्टिक्स उसके भीतर आ जाए। आपके फिर दिमाग में ज़रूर सवाल कौन रहा होगा कि वो दो बातें कौन सी है जो प्रशासन मानवीय गतिविधियों को प्रशासन में कन्वर्ट करती है। तो ये जो दो बातें हैं स्टूडेंट, ये दो बातें कौन सी है कि जो किसी भी मानवीय गतिविधियों को प्रशासन में कन्वर्ट करती है। उनमें एक
जो है एक जो विशेषता है वो है कॉमन गोल। एक विशेषता है वो है कॉमन गोल। एक विशेषता है वो है कॉमन गोल। और जो दूसरी विशेषता है वो है कलेक्टिव एफर्ट्स। एक विशेषता है कॉमन गोल, हिंदी में कहें तो क्या कह सकते हैं, समान लक्ष्य। समान लक्ष्य इसको हम कह सकते हैं। और दूसरी विशेषता को कह सकते हैं सामूहिक प्रयास। दूसरी विशेषता को क्या कह सकते हैं, सामूहिक प्रयास। तो दो विशेषताएं हैं। अगर मानवीय गतिविधियों में दो विशेषताएं हों, पहली है कॉमन गोल। कॉमन गोल का मतलब होता है कि जो मानवीय गतिविधियां हो रही है उनका एक उद्देश्य हो। मतलब मैं आपको अगर टीचिंग करवा रहा हूँ तो एक उद्देश्य हो, लेकिन कॉमन हो। जहाँ कॉमन की बात आती है वहाँ इंडिविजुअल नहीं होगा। और ये सेकंड चीज़ में जाके क्लियर होता है। दूसरी बात है कलेक्टिव एफर्ट्स। मतलब उन मानवीय गतिविधियों में जो प्रयास हो रहे हैं वो प्रयास कलेक्टिव रूप से हो। कलेक्टिव का मतलब ही है कि अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति प्रयास करता है तो उसके प्रयासों को आप कलेक्टिव नहीं कह सकते। मतलब एक इंडिविजुअल व्यक्ति अगर कोई मानवीय गतिविधि कर रहा है तो उसे आप प्रशासन नहीं कह सकते। कलेक्टिव का मतलब होता है कि कम से कम दो या दो से अधिक। कहने का मतलब अब वापस आइए कि क्या सर आप यहाँ टीचिंग करवा रहे हैं तो ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है, कैसे पहचानेंगे? जो रोड पर व्हीकल चल रहे हैं, क्या ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ है? सवाल कौन सा है? निश्चित तौर पर ही मैं अगर टीचिंग करवा रहा हूँ और मैं इंडिविजुअल टीचिंग करवा रहा हूँ, कोई दूसरा नहीं है, तो ये गतिविधि मानवीय गतिविधि नहीं है। लेकिन मेरे साथ एक टीम है और वो पूरी टीम आपकी इस क्लासरूम की रिकॉर्डिंग और आप तक ये मटेरियल पहुंचाने के लिए काम कर रही है, तो निश्चित तौर पर ही जो पूरी टीम की गतिविधियों का कॉमन गोल है और उसमें कलेक्टिव एफर्ट्स है, तो वो क्या बन गई? वो एडमिनिस्ट्रेशन बन गई। मतलब उस संदर्भ में मेरे द्वारा करवाई गई टीचिंग और उसमें की गई मानवीय गतिविधि प्रशासन का अंग हो जाती है। कितना नज़दीकी और निकटता से आपको शायद ये बात समझ में आई होगी। आपका दूसरा सवाल था कि क्या सर ये जो रोड के ऊपर जो व्हीकल चल रहे हैं तो क्या इनमें जो मानवीय गतिविधियां हो रही है क्या उसे हम एडमिनिस्ट्रेशन कहें? विचार कीजिएगा। आप देखिएगा, क्या वहाँ एक से अधिक व्यक्ति है? निश्चित तौर पर ये बहुत सारे लोग हैं, मतलब प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन क्या कोई कॉमन गोल है? सोच के देखिएगा। नहीं, कोई कहाँ जा रहा होगा, कोई कहाँ जा रहा होगा, निश्चित तौर पर ही उसमें कॉमन गोल नहीं है। इसीलिए सड़क पर जो गतिविधियां हो रही है उन गतिविधियों को आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ नहीं कह सकते, मतलब उन्हें आप एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कह सकते। और निश्चित तौर पर ये बात ज़रूर समझ में आएगी कि प्रशासन किसे कहते हैं। प्रशासन उसे कहते हैं जिन मानवीय गतिविधियों में समान लक्ष्य और सामूहिक प्रयास हो। अब निश्चित तौर पर यह सवाल उठता है कि इसे डेफिनेशन के रूप में कैसे कन्वर्ट करें। तो इसे सरल शब्दों में जितनी बातें हुई उन बातों को एक जगह पिरो दीजिए। दो या दो से अधिक व्यक्तियों की ऐसी मानवीय गतिविधियाँ जिसमें समान लक्ष्य और सामूहिक प्रयास निहित हो, प्रशासन कहलाता है। मुझे लगता है निश्चित तौर पर ही आपको अब प्रशासन की एक मोटी मोटी समझ विकसित हुई होगी। पूरी समझ तो अभी भी नहीं होगी, अभी आगे और चलेंगे। थोड़ा सा विचार कीजिएगा, अब आगे बढ़ते हैं इस बात पे। थोड़ा सा विचार कीजिएगा कि ऐसी चीज़ें जो आपको दिख रही है चारों तरफ, आप समाज में देखते हो, ऐसी कौन कौन सी जगह जहाँ दिखाई देता है वहाँ एक कॉमन गोल है और उसके भीतर दो या दो से अधिक लोग इन्वॉल्व है। जिस स्कूल में आप पढ़ाई किए हो, क्या वहाँ एक कॉमन गोल है? आप कहोगे निश्चित तौर पर ही। क्या कलेक्टिव एफर्ट्स है? निश्चित तौर पर ही। जिस कॉलेज में आप पढ़ते हो, जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ते हो, यहाँ पे आप जेनिथ की यहाँ
कैंपस में देख रहे होंगे, यहाँ पे चीज़ें जो हो रही है, सभी चीज़ों में आप देख रहे होंगे कि एक कॉमन गोल है, कलेक्टिव एफर्ट्स है। हॉस्पिटल में भी देखते होंगे, वो ट्रैफिक का भी एग्जाम्पल लिया था रोड पर, लेकिन उस रोड पर एक ट्रैफिक पुलिस भी है, और वो ट्रैफिक पुलिस में बहुत सारे जो ट्रैफिक पुलिसकर्मी है, उनकी एक हायरार्की है, उनका एक कॉमन गोल है। तो निश्चित तौर पर ही रोड की गतिविधियाँ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, लेकिन रोड पर जो ट्रैफिक पुलिस है और उनकी जो आपस में गतिविधियाँ हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी, क्योंकि उनमें कॉमन गोल हो गया, क्योंकि उनमें कलेक्टिव एफर्ट्स हो गया। अब सवाल ये उठता है यहाँ पर कि ठीक है, ये बात तो है, लेकिन इन सारे एग्जाम्पल से, जैसे हॉस्पिटल की गतिविधि हुई, स्कूल की गतिविधि हुई, कॉलेज की गतिविधि हुई, ट्रैफिक एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, उनका भी एक संगठन है ट्रैफिक पुलिस, उनकी गतिविधि हुई, आज जनित की अभी गतिविधि हुई, ये सब क्या है? विचार करके देखिएगा तो एक चीज़ नई निकल करके आएगी। नई निकल करके क्या आएगी कि ये सब चीज़ें जिनकी हम बात कर रहे हैं वो वस्तुतः संगठन है। उन्हें क्या कहेंगे? स्कूल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। कॉलेज क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। हॉस्पिटल क्या है? एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब एक नई चीज़ निकल के आई है कि किसी भी संगठन के भीतर गठित होने वाली जो गतिविधियां हैं वो क्या है? वो प्रशासन है। अब संगठन को जो दिखाते हैं हम, वो संगठन को दिखाते हैं इस तरह से। कभी भी हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, मैनेजमेंट में संगठन ये होता है और इसमें ये इसके पद सोपान होते हैं। इसका मतलब क्या होता है? ये बेसिकली त्रिभुजाकार नहीं होता, ये पिरामिडाकार होता है। पिरामिड, मिस्र के पिरामिड नीचे से ऊपर से नीचे जाते हैं तो स्पान चौड़ा होता है। इसका मतलब ये होता है कि ऊपर कर्मचारियों की संख्या कम होती है और नीचे कर्मचारियों की संख्या बढ़ती जाती है। तो ये लेवल मानते हैं हम इसको जो है। तो संगठन जितनी भी बात कही कि ये एक नई चीज़ निकल के आई कि संगठन के भीतर गठित होने वाली जो गतिविधियां हैं, उन गतिविधियों को हम क्या कहते हैं? उन गतिविधियों को हम प्रशासन कह सकते हैं, क्योंकि जितनी भी चीज़ें थी वो किसका एग्जाम्पल था? संगठन का। स्टूडेंट यहाँ पे थोड़ी सी जिक्र इस बात का भी कर लिया जाए कि संगठन क्या है। स्टूडेंट बेसिकली संगठन जो होता है, संगठन वो होता है जिसका एक कॉमन गोल हो, जिसका एक उद्देश्य हो। और अभी हमने देखा था कि प्रशासन का भी एक क्या होता है? उद्देश्य होता है। तो जिसका एक कॉमन गोल हो, और दूसरी चीज़ जिसके भीतर दो तत्व हो, जिसके भीतर दो तत्व हो, एक मानवीय सामग्री हो, संगठन वो होगा जिसमें एक ह्यूमन मटेरियल हो, और दूसरी भौतिक सामग्री हो। मतलब संगठन की सिंपल और सरल परिभाषा क्या हो सकती है? मानवीय और भौतिक सामग्रियों का ऐसा समूह जो किसी एक विशेष उद्देश्य के लिए संगठित किया जाता है, संगठन कहलाता है। सरल परिभाषा तो संगठन की चीजें होगी। अब ये संगठन है, इसमें ये पद सोपान है। निश्चित तौर पर ही ये जो संगठन है उसके भीतर की गतिविधियों में चूंकि एक उद्देश्य के लिए है, कॉमन गोल है, और उसमें कलेक्टिव एफर्ट्स भी है। मतलब प्रशासन की जो दो मूलभूत विशेषताएं कॉमन गोल और कलेक्टिव एफर्ट्स है, वो संगठन के भीतर जाके पूरी हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि सभी संगठनों के भीतर गठित होने वाली मानवीय गतिविधियां प्रशासन कहलाती है। एक अलग मीनिंग भी निकल गया कि प्रशासन एक सांगठनिक मानवीय गतिविधि है। प्रशासन के संगठन के भीतर अंतर्व्याप्त जो मानवीय गतिविधियां हैं वो प्रशासन है, जो सार्वभौमिक रूप से गठित होती है और जो दिखाई भी नहीं देती है। अब दिखाई क्यों नहीं देती है अलग अभी बात करेंगे, लेकिन एक चीज़ आपको ज़रूर समझ में आई होगी कि संगठन के भीतर की गतिविधि मानवीय गतिविधि प्रशासन है। तो एक सवाल ये उठता है, सवाल ये उठता है कि संगठन के भीतर की मानवीय गतिविधियों में कितनी मानवीय गतिविधियां, किस स्तर की मानवीय गतिविधियां प्रशासन कहलाएगी? आप समझ पा रहे हैं इसे मैं जो बताना चाह रहा हूं कि एक संगठन के भीतर की सारी गतिविधियां, सारी मानवीय गतिविधियां प्रशासन है, या उसका कोई एक हिस्सा प्रशासन है? जब इस बात पर विचार किया गया तो प्रशासन के संदर्भ में दो दृष्टिकोण निकल करके सामने आए। एक दृष्टिकोण व्यू है
व्यू का मतलब होता है कुछ लोगों का विचार। एक दृष्टिकोण ये कहता है कि संगठन के भीतर ये शीर्ष स्तर की गतिविधियां हैं, ये शीर्ष स्तर की गतिविधियां हैं टॉप लेवल पर। ये शीर्ष स्तर की जो गतिविधियां हैं, इन शीर्ष स्तर की गतिविधियों को हम क्या कह सकते हैं? इन शीर्ष स्तर की गतिविधियों को हम प्रशासन कह सकते हैं। एक विचार ये आता है। दूसरा विचार ये आता है कि नहीं, प्रशासन शीर्ष स्तर की गतिविधियां ही नहीं होती, बल्कि प्रशासन संपूर्ण संगठन के भीतर जितनी मानवीय गतिविधियां हैं वो प्रशासन है। सवाल क्या था? संगठन के भीतर की सभी गतिविधियां प्रशासन कहलाएगी या संगठन के भीतर की कुछ गतिविधियां प्रशासन कहलाएगी? तो इसमें दो विचार आते हैं। एक विचार है कि केवल टॉप लेवल की एक्टिविटीज़ है, ये जो टॉप लेवल की एक्टिविटीज़ है, ये टॉप लेवल की एक्टिविटीज़ ही प्रशासन कहलाएगी। और इस विचार को, जो ये विचार है, इस दृष्टिकोण को कहा जाता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। समझ पा रहे होंगे, इस दृष्टिकोण को कहा जाता है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। अंग्रेजी में इसे कहते हैं, इसको अगर आप कहें अंग्रेजी में इसे कह देते हैं हम मैनेजरियल व्यू, इसे हम कह देते हैं मैनेजरियल व्यू। मतलब ये दृष्टिकोण ये मानता है कि संगठन की केवल टॉप लेवल की एक्टिविटीज है वो ही प्रशासन है। एक जो दूसरा विचार है वो कहता है कि नहीं भैया, ये ठीक नहीं है, ये ऑल एक्टिविटीज है सारी की सारी, टॉप से बॉटम, मतलब टॉप टू बॉटम जितनी भी है, वो जितनी भी एक्टिविटीज है जो है वो सारी प्रशासन है। ये जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को कहा जाता है एकीकृत दृष्टिकोण। इसे हम कहेंगे एकीकृत दृष्टिकोण। अंग्रेजी में हम क्या कह देंगे? अंग्रेजी में हम कह देंगे इंटीग्रेटेड व्यू। तो दो दृष्टिकोण हो गया। एक दृष्टिकोण प्रबंधकीय दृष्टिकोण प्रशासन की परिभाषा के संदर्भ में, जो ये मानता है कि संगठन की केवल टॉप लेवल की एक्टिविटीज प्रशासन में शामिल है। अब टॉप लेवल पे किस तरह की एक्टिविटीज है? तो ये दृष्टिकोण ये कहता है कि टॉप लेवल पर जो एक्टिविटीज है उनके लिए एक वर्ड यूज होता है, और उस वर्ड को अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करेंगे, पोस्ट कॉर्प। जो टॉप लेवल की एक्टिविटीज है वो पोस्ट कॉर्प होती है। तो ये दृष्टिकोण कहता है कि जो पोस्ट कॉर्प गतिविधियां हैं, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ, वो सारी गतिविधियां ही प्रशासन है, बाकी दूसरी गतिविधियां नहीं है। चूंकि पोस्ट कॉर्प गतिविधियों में 7 गतिविधियां आती है, और इसका मतलब यह हुआ कि ये दृष्टिकोण ये मानता है कि सभी प्रकार का जो प्रशासन है वो सार्वभौमिक होगा, मतलब उसके भीतर अंतर नहीं होगा, क्योंकि एक ही प्रकार की गतिविधि है, वो यूनिफॉर्म होगा, वो समरूप होगा। आप ये नहीं कह सकते कि स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, या हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा, या डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट का एडमिनिस्ट्रेशन अलग होगा। उसके भीतर घटित होने वाली मानवीय गतिविधियों में समरूपता होगी। इसीलिए ये यूनिफॉर्मिटी की बात करता है, ये यूनिवर्सल एक्टिविटीज की बात करता है, ये यूनिवर्सल एडमिनिस्ट्रेशन के यूनिवर्सलाइजेशन की बात करता है, ये प्रशासन के एक विज्ञान की बात करता है। जब चीज़ें एक जैसी हो तो उनकी टेक्निक विकसित होती है, उनके सार्वभौमिक निष्कर्ष होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं? ये कहता है कि प्रशासन है वो अपने आप में क्या है? वो अपने आप में विज्ञान है। तो इस तरह की बात करने वाला जो दृष्टिकोण है वो है प्रबंधकीय दृष्टिकोण। आप कहोगे कि इस तरह के विचारक कौन है? जो सवाल एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। स्टूडेंट सामान्यतः किसी भी स्ट्रीम में 2-3 स्ट्रीम रहती है उसकी थिंकर्स की। उसमें से एक स्ट्रीम रही है हमेशा हर सब्जेक्ट में, उन्हें बोलते हैं हम क्लासिकल थिंकर्स। क्लासिकल थिंकर्स बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट के जो ऐसे विचारक होते हैं जो नियमों पर अधिक बल देते हैं, जो उसको एक सार्वभौमिक विज्ञान बनाने की तलाश करते हैं, और भले ही चाहे वो जो प्रिंसिपल बनाए वो हाइपोथेटिकली हो, लेकिन वो यूनिवर्सलाइजेशन की बात करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में भी ऐसे विचारक है, बहुत सारे विचारक हैं जो ये बात करते हैं। जैसे इनमें से कुछ विचारकों का नाम हम कह सकते हैं, जैसे हेनरी फेयोल एक विचारक है जो कहता है कि प्रशासन तो प्रशासन है, चाहे वो निजी हो या लोक, मतलब यूनिवर्सलाइजेशन की बात करता है। एक है लूथर गुलिक, मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ,
लूथर गोलिक, एक है लिंडल उर्विक, ये इसी तरह से बात करते हैं। एक है हर्बर्ट साइमन, मतलब ये भी इसी तरह से बात करते हैं। एक है थॉमसन। मैंने जो नाम बताए हैं ये नाम सारे के सारे वो हैं जो प्रशासन को प्रबंधकीय दृष्टिकोण से देखते हैं, मतलब जो प्रशासन को सार्वभौमिक मानते हैं, प्रशासन को एक विज्ञान बनाने की कोशिश करते हैं, और जो प्रशासन की गतिविधियों को पोस्टकर गतिविधियां कहते हैं, जो बेसिकली अभी हम कहेंगे कि लूथर गोलिक साहब ये बात करेंगे। तो ये प्रबंधकीय दृष्टिकोण है। दूसरा विचार है कि सारी गतिविधियां ही प्रशासन है। तो ये क्या मानता है? ये मानता है कि टॉप टू बॉटम, चाहे तो प्रबंधक हो, चाहे लेखाकर्मी हो, चाहे तकनीकी कर्मी हो, चाहे उस संगठन के भीतर जो हेल्पर हो, चाहे और दूसरी जो लोग हो संगठन के भीतर, वो सारे लोगों की गतिविधियों को सामूहिक रूप से प्रशासन कहा जाता है। और ये जो विचार है ये आधुनिक विचार है। इसमें आधुनिक विचारक रखे हैं। इसके प्रमुख जो प्रतिपादक है उसमें से कुछ नाम आप ले सकते हो। जैसे कुछ नामों में आप ले सकते हो, जैसे एक नाम ले सकते हो एल डी वाइट। एल डी वाइट ये एक लोक नीति दृष्टिकोण के प्रतिपादक है, बड़ा नाम। एक नाम इसमें ले सकते हो आप निग्रो एंड निग्रो। ये ज़रूर है कि जब आप सब्जेक्ट नया नया देख रहे हो, निश्चित तौर पर ही आपको ये सारे शब्दों से ऐसा लग रहा है कि ऐसे ऐसे विचारक कहाँ आ गए। देखिए स्टूडेंट, ये कोई भारतीय विचारक तो है नहीं, इसलिए कोई राम, मोहन, श्याम इस तरह के नाम आएंगे। ये इसी तरह से है, फॉरेनर है तो उनके नाम है। एक विचारक और ले सकते हो ड्वाइट वाल्डो, ये भी काफ़ी अच्छा जो है इस बारे में बात करता है। तो ये वो विचारक है जो इंटीग्रेटेड व्यू का समर्थन करते हैं, मानते हैं कि प्रशासन की टॉप से बॉटम लेवल की जो गतिविधियां हैं वो सारी प्रशासन में सम्मिलित है। तो मैंने जो बात कही उस बात को एक बार दोबारा से समराइज कर रहा हूँ। मैंने जो बात कही है वो ये कही है कि प्रशासन की परिभाषा को लेकर के, या प्रशासन का संगठन से संबंध को लेकर के, कि संगठन की किन गतिविधियों को प्रशासन कहा जाए, इस बारे में विचारक दो भागों में या दो वर्गों में वर्गीकृत है। कुछ विचारक ऐसे हैं जो मानते हैं कि संगठन की केवल टॉप लेवल की जो एक्टिविटीज़ है वो ही प्रशासन में शामिल होगी। ऐसे विचारकों को हम प्रबंधकीय दृष्टिकोण का समर्थक मानते हैं। इसको हम कहते हैं मैनेजरियल व्यू। इसमें मुख्यतः हेनरी फ्योल का नाम आता है, साइमन का नाम आता है, लूथर गोलिक का नाम आता है, लिंडल उर्विक का नाम आता है, नहीं है? तो ये सारे नाम इसमें जो है, थॉमसन का नाम आता है। इसी तरह से दूसरा विचारक है जो ये मानता है कि टॉप से बॉटम की जितने भी लोग हैं किसी संगठन के भीतर, वो सभी प्रशासन के अंग होंगे, उन सब की गतिविधियाँ प्रशासन होगी। इसे हम इंटीग्रेटेड व्यू कहते हैं। इसके प्रमुख प्रतिपादक एल डी वाइट, निग्रो एंड निग्रो, ड्वाइट वाल्डो, नहीं है? इस तरह के जो लोग हैं जो आधुनिक मॉडर्न विचारधारा के प्रतिपादक है, उन्हें हम एकीकृत दृष्टिकोण के समर्थक कह देते हैं। सवाल आगे है, इससे सवाल आगे है स्टूडेंट, जिस पे आप भी सोच सकते हो। आप मुझसे पूछ सकते हो कि ये दो दृष्टिकोण तो है, लेकिन इनमें से कौन सा दृष्टिकोण ज़्यादा उचित है या ज़्यादा बेहतर है? इसका कोई सीधा जवाब एकदम से नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर है कि लोक प्रशासन की यात्रा को जब हम आगे देखेंगे तो पहले हम पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी की बात करते थे। पहले मतलब राजनीतिक विज्ञान से लोक प्रशासन अलग है। राजनीतिक विज्ञान का काम नीति निर्माण करना है, जबकि लोक प्रशासन का काम नीति का क्रियान्वयन करना है। ये विचार कौन सा है? पुराना विचार है। एक चीज़ जो है ये आई। लेकिन दूसरी बात जब हम करते हैं कि आज की बात हम करते हैं, तो धीरे धीरे ये विचार 70 के दशक के बाद में इस विचार को छोड़ दिया गया, और अब जो विचार आया वो ये विचार ये आया कि ये जो राजनीति प्रशासन जो द्विभाजन की बात थी, जो डायकोटोमी की बात थी, वो उचित नहीं है, बल्कि प्रशासन नीति निर्माण में भी भूमिका निभाता है। प्रशासन नीति का क्रियान्वयन ही नहीं करता, बल्कि नीति का निर्माण भी करता है। इसे हम लोक नीति दृष्टिकोण भी कहते हैं, अभी हम देखेंगे इस बात को भी। तो एक तरह से जो विचार पुराना था वो विचार हटा दिया गया। एक दूसरी चीज़ और आई है मॉडर्न थ्योरीज के भीतर, उस विचार का नाम है
उस जो थ्योरी का नाम है वो है टीम अप्रोच। आप लोगों ने भी ज़रूर सुनी होगी, ज़रूर इसे जो है कई जगह देखी होगी। समूह भावना, ये विचार जो है आया है। टीम अप्रोच क्या है कि आधुनिक प्रबंधन के सिद्धांत में ये बात आई है कि संगठन जो है वो टीम के रूप में कन्वर्ट होना चाहिए। अब टीम के रूप में कन्वर्ट होगा तो केवल जो प्रबंधक है, जो ऊपर वाले हैं, वो कहेंगे कि हम ही प्रशासक है, हमारी गतिविधियाँ प्रशासन है, तो नीचे वाले क्या कहेंगे? नीचे वाले कहेंगे कि भैया फिर कर लीजिए अपना काम, है कि नहीं है? मैं ये कहूँ कि नहीं, यहाँ तो सब कुछ ही मैं हूँ, मैं जो होगा वही चलेगा। तो अभी पता चलेगा कि जो अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, जो काम हो रहा है, पता लगेगा कि अभी बंद करके चले गए, मैं क्या कर लूँगा? नहीं है, अभी मुझे किसी ने पानी नहीं पिलाएंगे तो मैं गला सूख जाएगा। निश्चित तौर पर ही एक सभी का एक टीम एफर्ट्स होता है किसी भी चीज़ के भीतर, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के भीतर। नहीं है, ये चीज़ परिवार में भी देख सकती है, किसी भी संगठन में होता है। तो टीम अप्रोच ये कहती है कि संगठन में टॉप से बॉटम सारी गतिविधियां हैं वो महत्वपूर्ण होती है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि कोई ऊपर वाली गतिविधि ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ये वाली कम है। इसीलिए संगठन में आधुनिक समय में जैसे जैसे टीम अप्रोच की थ्योरी लागू की जा रही है, वैसे वैसे संगठन में मैनेजरियल व्यू के स्थान पर इंटीग्रेटेड व्यू ज़्यादा मान्यता प्राप्त कर रहा है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि समकालीन समय में मैनेजरियल व्यू के स्थान पर इंटीग्रेटेड व्यू ज़्यादा रेलेवेंट होता जा रहा है। इसकी प्रासंगिकता ज़्यादा बढ़ रही है। इसके पीछे दो वजह मैंने आपको बताया। एक तो राजनीति प्रशासन विभाजन की जो बात थी पुरानी, वो खारिज हो गई है। दूसरी, मैनेजमेंट में टीम अप्रोच ज़्यादा आने लगी है। बातें और भी है, लेकिन दो महत्वपूर्ण चीज़ें जिसकी वजह से समकालीन समय में मैनेजरियल व्यू के स्थान पर इंटीग्रेटेड व्यू ज़्यादा जो है मान्यता प्राप्त है, जिसकी रेलेवेंसी ज़्यादा। तो स्टूडेंट, अभी हमने बात की, वो किसकी बात की? एडमिनिस्ट्रेशन की। हमने बात की है कि एडमिनिस्ट्रेशन का शाब्दिक अर्थ क्या है। शाब्दिक अर्थ के बाद में उसके मीनिंग की बात की, मीनिंग के बाद में उसको संगठन से जोड़ा, संगठन से जोड़ने के बाद में दो दृष्टिकोण निकाले वहाँ से, एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण और दूसरा एकीकृत दृष्टिकोण। एक विचार यहाँ जरूर आपके दिमाग में आना चाहिए, और नहीं आता तो मैं आपको दे देता हूँ ये विचार। अगर प्रशासन ये है तो इससे मिलता जुलता एक टर्म हो रहा है जिससे का अंतर आपको समझना चाहिए, और वो टर्म है कि अगर प्रशासन ये है, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ये है, तो आपको इससे मिलती जुलती एक टर्म से अंतर ज़रूर करना चाहिए। वो है, तो आप पूछिएगा कि अगर प्रशासन ये है तो प्रबंधन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, और मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर का अंतर क्या है, जानना चाहिए। शब्द का तो अर्थ देख लिया होगा, प्र प्लस शासन अभी हमने देखा था। प्रबंधन का भी आप देख सकते हो, प्रबंधन का अर्थ क्या हो जाएगा? अगर आप इसका देखना चाहो तो ये हो जाएगा प्र प्लस बंधन, मतलब अच्छा वाला बंधन। इससे नहीं निकलेगा अर्थ। बेसिकली मैनेजमेंट की बात करते हैं, ये थोड़ा सा देखिए, मैं आपको और आगे लेके चलता हूँ। जैसे आप किसी कॉलेज में पढ़े हो तो हम कहते हैं ये कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है। उसी समय आप कहते हो अरे कॉलेज के मैनेजमेंट वाले क्या कर रहे हैं आजकल। मतलब आपसे कोई जाके पूछे, भैया अभी थोड़ी देर पहले तो आपने कहा था कि कॉलेज का एडमिनिस्ट्रेशन ठीक नहीं है, अब आप कह रहे हो कॉलेज का मैनेजमेंट ठीक नहीं है। क्या है ये बात हॉस्पिटल में भी लागू होती है, ये बात और कहीं भी दैनिक जीवन में हम खुद इनका अदल बदल करके यूज करते रहते हैं। क्या अंतर है? बेसिकली बहुत कुछ कहा जा सकता है। जैसे मैंने जितनी लंबी कहानी एडमिनिस्ट्रेशन की समझाई है, लगभग उतनी ही या उससे बड़ी कहानी मैं मैनेजमेंट की भी कर सकता हूँ, लेकिन चूंकि एक तुलना कर दूँ यहाँ जिससे आपको शब्दों का अंतर समझ में आ जाए। आप प्रबंधन या मैनेजमेंट और प्रशासन में बेसिकली अंतर क्या है? तो स्टूडेंट, बेसिकली प्रबंधन में प्रशासन से दो चीज़ें अलग होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये प्रबंधन के भीतर प्रशासन तो होगा ही, लेकिन उस प्रशासन के भीतर दो चीजें और जुड़ जाएगी, दो चीजें और जुड़ेगी उसके भीतर। नंबर एक, कुछ तकनीकें जुड़ेगी, कुछ टेक्निक्स जुड़ेगी, एक चीज। और दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है,
दूसरी चीज, इसके भीतर 3E जुड़ जाता है। बस जब एडमिनिस्ट्रेशन के भीतर कुछ तकनीकें जुड़ जाए, तकनीकी का मतलब होता है जैसे स्पान ऑफ कंट्रोल जो हम देखेंगे, जैसे यूनिटी ऑफ कमांड, स्पान ऑफ कंट्रोल, कोऑर्डिनेशन की थ्योरी, कंट्रोल की थ्योरी, मोटिवेशन की थ्योरी, लीडरशिप की थ्योरी, कम्युनिकेशन की थ्योरी, कम्युनिकेशन के प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाए। मतलब मैनेजमेंट के कुछ साइंटिफिक टूल्स होते हैं, उनका उपयोग होता उसके भीतर। एडमिनिस्ट्रेशन तो क्या था, कॉमन गोल, कलेक्टिव एफर्ट, चाहे कैसा भी हो, दो चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट में कुछ टेक्निक्स जुड़ेगी, टेक्निक के साथ में मैनेजमेंट में 3E होगा। 3E का मतलब क्या होता है, आप इसे भी देखिए। यहाँ 3E का मतलब होता है, एक E का मतलब होता है इकोनॉमी, एक E का मतलब होता है इकोनॉमी, मतलब हिंदी में से हम कहते हैं मितव्ययता। दूसरा E का मतलब होता है, पहले मैं बता देता हूँ, एफिशिएंसी। और तीसरा E का मतलब होता है इफेक्टिवनेस। एक E का मतलब होता है इकोनॉमी, इकोनॉमी, मितव्ययता मतलब कम से कम खर्चा होना चाहिए। दूसरा एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का मतलब होता है प्रभावशीलता। इसका मतलब होता है कि जो चीज डिसाइड किया उसी की ओर गतिविधियां अग्रसर हो और वही प्राप्त हो। तीसरा होता है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है दक्षता। इफेक्टिव प्रभाव, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस का मतलब होता है प्रभावशीलता, एफिशिएंसी का मतलब होता है दक्षता, इसको कहते हैं दक्षता। दक्षता का मतलब होता है मिनिमम रिसोर्सेज में मैक्सिमम आउटपुट, और इफेक्टिवनेस का मतलब होता है जो चीज़ डिसाइड किया वो प्राप्त करना। तो तीन चीज़ें, कम से कम खर्चा करना, इकोनॉमी, एफिशिएंसी, कम से कम खर्च में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हासिल करना, इफेक्टिवनेस जो डिसाइड किया वही प्राप्त करना। अगर किसी प्रशासन के भीतर की गतिविधियों में इकोनॉमी, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस तीन तत्व शामिल हो जाए तो उसे मैनेजमेंट कह देते हैं। कहने का मतलब यह है कि भैया प्रशासन और प्रबंधन के भीतर यह है कि जो प्रशासन है इसी का छोटा भाई प्रबंधन है, इसी का छोटा भाई, इसी का छोटा भाई प्रबंधन है। अंतर क्या है कि प्रशासन तो पूरा बाहर वाला जैसे प्रशासन है, उसके भीतर का मतलब यह है कि प्रबंधन के भीतर प्रशासन की कुछ ही चीज़ें रहेगी, जिसमें क्या है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसमें 3E शामिल होगी। हम बहुत सरल शब्दों में हम क्या कह सकते हैं, हम सरल शब्दों में ये कह सकते हैं, किसी भी संगठन में, ये किसी संगठन में बाहर से इनपुट दिया जाता है, जो बाहर से प्रयास होता है, और इन इनपुट के बदले बाहर ये जो संगठन देता है वो होता है उसका आउटपुट। तो क्या है मैनेजमेंट किसे कहें, वो प्रशासन जिसमें ये इनपुट मिनिमम किया जाए और ये आउटपुट मैक्सिमम करने की कोशिश की जाए, उसी में लगातार ये एफर्ट्स हो, लगातार मेरा ये एफर्ट्स हो कि इस क्लास में कम से कम समय में, कम से कम संसाधनों में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभावशीलता से ज़्यादा लोगों तक पहुँचूँ। क्या हो गया, वही सेम चीज़ प्रबंधन में कन्वर्ट होगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में कोई ऐसी स्पष्ट रेखा नहीं खींच सकते, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि प्रशासन के भीतर का एक पार्ट प्रबंधन है। ये भी कहा जा सकता है कि सभी प्रबंधकीय गतिविधियां प्रशासनिक गतिविधियां होती है, लेकिन सभी प्रशासनिक गतिविधियां प्रबंधकीय गतिविधियां नहीं होती। तो कौन सी प्रशासनिक गतिविधियां प्रबंधकीय गतिविधियां होती है, वो प्रशासनिक गतिविधियां प्रबंधकीय गतिविधियां होती है जिसमें 3E आ जाए और जिसमें प्रबंधन की तकनीकों का इस्तेमाल किया जाए। तो वो प्रशासनिक गतिविधियां जिसमें प्रबंधन की तकनीकों के इस्तेमाल से इकोनॉमी, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस के लक्ष्य प्राप्त किए जाए, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम प्रबंधन कह देते हैं। आप फिर भी मेरे से सवाल कर सकते हो कि नहीं सर, और आपका अधिकार बनता है सवाल कर सकते हो, आपका अधिकार बनता है, आप कह सकते हो सर अभी भी वो बात नहीं आई, समझ नहीं पाए अभी हम।
तो फिर स्टूडेंट आपको एक और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जो विलियम सुल्ज ने दिया था, ये जो प्रबंधन और प्रशासन और संगठन के भीतर का रिलेशन, एक विद्वान है जिसका नाम है विलियम सुल्ज, उसने बहुत अच्छे से बताया। मैं कोई मेरी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, तो मैं वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो विलियम सुल्ज ने कहा। क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो भैया, आपको तीनों का एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशन समझना हो तो आप अपने भीतर ही देखो यहीं पे। कैसे? कि मानव शरीर है, इस शरीर के दो पार्ट है। साइंस वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे जानते हैं इस बात को, मैं भी साइंस के स्टूडेंट हूँ इसलिए मैं थोड़ा सा ज़्यादा इसको समझता हूँ। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है एनाटॉमी, एक होता है फिजियोलॉजी। एनाटॉमी क्या होता है? एनाटॉमी होता है जो शरीर का ढांचा होता है, शरीर संरचना विज्ञान बोलते हैं हम उसे। हड्डियाँ है, त्वचा है, स्केलेटन सिस्टम, जो सारा पूरा पूरा ढांचा है, नहीं है, वो एनाटॉमी है। वो लिगामेंट और टेंडन से सारी चीज़ें देखो बंधी हुई है। एक होता है फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी में होता है आपका हार्मोनल सिस्टम, एंजाइम सिस्टम, जो इनके भीतर कोऑर्डिनेशन रखता है, इनको कंट्रोल करता है, इनमें सामंजस्य रखता है, इनको एक दिशा देता है। तो इस शरीर के भीतर के दो पार्ट है, एक एनाटॉमी, एक फिजियोलॉजी। विलियम सुल्ज कहता है कि जो एनाटॉमी है वो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, और जो फिजियोलॉजी है इसका, वो इसका मैनेजमेंट है, जो कोऑर्डिनेशन करता है, कंट्रोल करता है, मोटिवेशन करता है। और ये एनाटॉमी फिजियोलॉजी मिलकर के एक ह्यूमन बीइंग के रूप में आप जो बाहर आ रहे हो, वो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है। निश्चित तौर पर ही विलियम सुल्ज के इस एग्जाम्पल के उपरांत आप समझ पाए होंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट से कैसे अलग है, और ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट में क्या संबंध है। तो एक चीज़ हम क्लियर की है, वो क्लियर की है हमने, प्रशासन किसे कहते हैं, ये बात हम लोग है। यहाँ से हम एक नई यात्रा पर निकलते हैं, और नई यात्रा है लोक प्रशासन किसे कहते हैं। चूँकि ये प्रशासन और प्रबंधन की एक बात हुई, लेकिन यहाँ से जो दूसरी यात्रा शुरू होगी वो होगी लोक प्रशासन किसे कहते हैं। तो निश्चित तौर पर ही हम अपने अगले व्याख्यान में अब इसी से जस्ट, चूँकि इसी से जुड़ा हुआ, जो इससे जुड़ा हुआ ही है, उसमें हम अध्ययन करेंगे लोक प्रशासन किसे कहते हैं। थैंक यू।